एक ऐसा भूत जिसका केस इंडियन कोर्ट में चला, एक प्रॉपर जजमेंट भी हुआ इस केस पे। यू माइट बी थिंकिंग कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी, जब मैंने भी एक केस के बारे में पढ़ा तो बिना कंक्लूजन जाने मैं रह नहीं पाया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज केसेस ऑफ इंडिया। 20 मई 1958 ओडिशा का छतरपुर इलाका एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा था, इतना ज्यादा कि एक इंसान को अपना ही दूसरा हाथ ना दिखे। और उसी बीच दूर झाड़ियों में दिखती है टिमटिमाती रोशनियां, कभी ऊपर तो कभी नीचे। राम बहादुर थापा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आकाशमाला। वो भूत जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वो इंसान का कलेजा निकाल लेता है। उसका मालिक चिल्लाता है, देखो थापा, भूत। और वो अपना होश खो बैठता है और खुरकी लेके उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन रुकिए, ये आदमी कौन था? कौन सी जगह थी ये? और ये लोग यहाँ पे आके कर क्या रहे थे? ये सब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1950s में एक टिपिकल ब्रिटिश स्टाइल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था छतरपुर, जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर था और आज भी है। छतरपुर में एक पुराना एरोड्रम था जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में बसाया गया था ताकि जापानीज फोर्सेस से लड़ा जा सके। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इस जगह को अबैंडन छोड़ दिया गया और 13 सालों में यहाँ पे लंबी और घनी झाड़ियाँ उग गई थी। 1950s में जो लोग यहाँ आसपास रहते थे इस इलाके के, उनका बिलीफ था कि इस जगह पे आकाशमाला नाम की स्पिरिट्स रहती हैं, जिनके आँख से आग की लपटें बाहर आती हैं और जो भी इनके करीब जाता है ये उनका कलेजा निकाल लेती हैं। अब आते हैं उस आदमी पे जो अपने हाथ में खुरकी लेकर दौड़ गया था। उसका नाम था राम बहादुर थापा, जो कोई लोकल नहीं था। वो दरअसल नेपाली नौजवान था और वहाँ पे अपने मालिक जीडू कृष्ण मूर्ति के साथ आया था, जो दरअसल एक सोशल वर्कर थे। थापा एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था जहाँ पे भूत प्रेत की कहानियों को सुपरस्टिशन नहीं, हकीकत माना जाता था। और उसके साथ उसका एक साथी भी आया था जो कि नेपाल से ही था, चंद्रा सिंह। और ये दोनों ही जीडू कृष्ण मूर्ति के अंडर काम करते थे। दरअसल यहाँ पे वो आए थे एक रिलीफ काम के लिए। इनका काम था लोकल आदिवासी लोगों को और गरीब लोगों का सहायता करना। तो अब वक्त है 20 मई 1958 में वापस चलने का। फिर से तेज बारिश जैसा माहौल, बादल छाए हुए थे, चारों तरफ कोहरा था। और मैं बता दूं, ये वो वक्त था जब किसी के घर में उतनी बिजलियां नहीं थी। अंधेरा मतलब पूरा अंधेरा। दूर जब रोशनियों को देखा थापा ने, वो दौड़ पड़ा उसके तरफ अंधाधुंध, और उसने चारों तरफ जहां पाया वहां पे अपनी खुरकी चला दी। सिर्फ चीखें गूंज रही थी आसपास, पूरे एरिया में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। और धीरे धीरे सब शांत हो गया। थापा को लगा कि उसने भूत को मार गिराया, लेकिन असलियत सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह की पहली किरण जब उस एरोड्रम पर पड़ी तो नज़ारा देख के किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल वहाँ पे कोई भूत नहीं पड़े हुए थे, वहाँ सिर्फ टूटी हुई लालटेन, मिट्टी का तेल बिखरा हुआ था और खून से सनी हुई मिट्टी थी। जमीन पर पड़ी थी गेली माहीजनी, एक मासूम औरत जो कि वहाँ पे मर चुकी थी। और उसके आसपास ही पड़े थे और 2 औरत जो दर्द से करहा रहे थे। अब सवाल ये उठता है, उस सुनसान एयरपोर्ट पर इतने अंधेरे में इतनी रात आखिर वो औरतें कर क्या रही थी? दरअसल ये आदिवासी औरतें थीं, कोई भूत नहीं। और वो बेचारी तो बस मिट्टी का तेल लेने और महुआ के फूल चुनने निकली थी, और ताकि रास्ता साफ दिखे इसलिए उन्होंने लैंटेन ली हुई थी। मगर उन्हें क्या पता था कि यही लैंटेन उनका मौत का पैगाम लेके आएगी। इनकी रोशनी धुंध के कारण फायर बॉल्स जैसी चमक रही थी। थापा, चंद्रा और उनका मालिक, इन तीनों ने लोकल लोगों से सुन रखा था कि ये पुराना एयरपोर्ट हॉन्टेड है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उस समय में कोई आसपास स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी। अंधेरा था चारों तरफ और कोहरा इतना था कि जैसे एक इंसान अगर सामने खड़ा हो तो वो ना दिखे।
इतना अंधेरा था वहाँ पे, और इसी के कारण दूर में सिर्फ और सिर्फ रोशनियाँ दिखाई दे रही थी थापा और बाकी 2 जनों को। और इसी कलेक्टिव फियर ने थापा के हाथ में वो खुरकी थमा दी। और शायद तुम लोगों को पता होगा, खुरकी के बारे में एक सेइंग है कि जब खुरकी मियान से निकल जाती है ना, तो बिना खून पिए अंदर नहीं जाती है। अब एंट्री हुई कोर्ट की। तारीख थी 1959। सेशन कोर्ट्स में सरकारी वकील ने ये कहा कि ये सीधा साधा मर्डर है। थापा ने बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध हमला कर दिया। ये क्लियर मर्डर है और ये एक लापरवाही है। क्या कोई सिर्फ डर की वजह से किसी का जान ले सकता है क्या? वर्डिक्ट हुआ और लोअर कोर्ट ने थापा को गुनहगार समझ के सजा सुना दी। लेकिन यहाँ पे इसका कहानी खत्म नहीं हुआ। केस गया ओडिशा हाई कोर्ट। 1960 में बेंच पे बैठे हुए थे जस्टिस नरसिम्हम, और हाई कोर्ट में केस दोबारा शुरू हुआ। थापा के वकील ने कहा कि जज साहब, ये मर्डर नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। आईपीसी सेक्शन 79 कहता है कि अगर कोई इंसान गलत फहमी में कुछ कर दे और उसे लगे कि वो सही कर रहा है, तो वो गुनाह नहीं है। जस्टिस नरसिम्हम ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और एक हिस्टोरिक बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमें इस सिचुएशन में ये नहीं देखना है कि एक पढ़ा लिखा जज इस सिचुएशन में क्या करता। हमें दरअसल देखना है कि थापा, जो कि एक अनएजुकेटेड नेपाली था, उस वक्त वो क्या देख रहा था। उसके लिए वो भूत ही थे। चंद्रा और जीडू ने भी बयान दिया कि आसपास कोई इंसान की शेप नहीं दिख रही थी, और उन औरतों का भी कहना था कि वो तो बस गुजर रही थी वहाँ से और उन पे अचानक से हमला हो गया। उन्हें लगा कि कोई जानवर उनके ऊपर हमला कर रहा है। जस्टिस ने भी ये माना कि थापा की कोई दुश्मनी नहीं थी उन औरतों के साथ। उसने बस अपने मालिक को बचाने के लिए उन पर हमला किया था। और उन्होंने एक क्वेश्चन भी उठाया कि क्या हम एक ट्राइबल इंसान को जो जंगल में रहता है उसे सिटी रूल्स से जज कर सकते हैं। और फाइनली फैसला लिया गया और राम बहादुर थापा को बाइज्जत बरी किया गया। इस फैसले ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया था। अब अपना ओपिनियन देने से पहले मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इमेजिन थापा के पोजीशन में उस रात तुम वहाँ पे होते और तुमने वो सब देखा होता, वो सुना होता, तो उस वक्त तुम क्या करते? Guys, this was the story of the ghost killer of Orissa. ये केस पढ़ने के बाद मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि थापा ने सही किया या गलत किया, या फिर थापा के साथ सही हुआ या गलत हुआ। एक तरफ मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो इनोसेंट था, उसने गलत फहमी में ये किया। फिर दूसरी तरफ मैं देखता हूँ वो औरतें, वो मासूम औरतें जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और अब ना कभी मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई इस केस को वापस से ओपन करता है। सो कैसा लगा तुम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, और अपना ओपिनियन ज़रूर देना इस केस के ऊपर कि तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए था थापा के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून।